हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित जैन और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल बाबू पर। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ई कॉमर्स से रिलेटेड कई सारे डाउट्स और मिथ्स को क्लियर करेंगे एंड डिस्कस करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है वो है, क्या हम बिना जीएसटी नंबर के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स पर सेल कर सकते हैं? सो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके दो कारण हैं। पहला, इसमें आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज में सेल करने की परमिशन नहीं होती है। आप सिर्फ टैक्स एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में ही सेल कर सकते हैं, जैसे कि बुक्स हो गया और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। बाकी कैटेगरीज आपके लिए लॉक होती है। दूसरा, आपको टैक्स बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाते हैं, जैसे कि इनपुट रिबेट्स वगैरह आपको नहीं मिल पाती है। सो रिकमेंडेड नहीं है बिना जीएसटी के अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स पर सेल करना। बट अगर करना चाहें तो आप कुछ लिमिटेड कैटेगरी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है, क्या हम ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करें या नॉन ब्रांडेड के साथ? सो फ्रेंड्स, ये आपके चॉइस पे, आपके बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। उसके कुछ कारण हैं। पहला, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको गारंटी, वारंटी जैसी चीज़ों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। दूसरा, वो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में पॉपुलर होते हैं, आपको सिर्फ अच्छे रेट्स पर सोर्स करना है और उन्हें लिस्ट करके सेल करना है। इसी के अपोजिट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में आपको सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ती है, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है। उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट कैंपेन रन करना होता है, आपको एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस करने होते हैं। सो आपकी इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। सो इसलिए आप ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ शुरुआत करें, वो ज़्यादा अच्छा है। इसमें आपको बिजनेस ग्रो करने के चांस ज़्यादा होते हैं। सो ब्रांडेड या नॉन ब्रांडेड, ये टोटली आपकी चॉइस और सोर्सिंग पर डिपेंड करता है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरी कौन सी है? सो गाइस, कैटेगरी कोई भी प्रॉफिटेबल या नॉन प्रॉफिटेबल नहीं होती। आपको सही कैटेगरी में सही प्रोडक्ट पिक करना होता है, दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको टॉप सेलिंग कैटेगरी जरूर बता सकता हूं, बट प्रॉफिटेबल कैटेगरी डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे और आपने क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आप कौन सी कैटेगरीज में सेल करते हैं? सो गाइस, मैं कुछ मेजर कैटेगरीज जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, बेबी केयर, हेल्थ केयर एंड पर्सनल केयर, इन कुछ कैटेगरीज में मैं सेल करता हूं। मैं ज्यादातर ब्रांडेड आइटम सेल करता हूं, नॉन ब्रांडेड आइटम मैं बहुत कम सेल करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर किसी प्रोडक्ट या कैटेगरी को अनगेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? सो गाइस, कैटेगरी या किसी प्रोडक्ट को अनगेट करने के लिए अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला, ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर या ब्रांड इनवॉइस, और उसी के साथ प्रोडक्ट्स की लाइव इमेजेस। ये कुछ डॉक्यूमेंट आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट को देते हैं, वो उसे वेरीफाई करते हैं और आपको वो पर्टिकुलर कैटेगरी या प्रोडक्ट अनगेट करके दे देते हैं और आप उसको लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। एक सवाल और काफी पूछा जाता है, सर प्रॉफिट मार्जिन कितना रखना चाहिए? सो गाइस, अगेन ये आपके माइंडसेट और बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है। सो गाइस, प्रॉफिट मार्जिन टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैं मिनिमम 5% और मैक्सिमम 40% तक प्रॉफिट मार्जिन पर काम करता हूं। कुछ प्रोडक्ट्स में मैं प्रॉफिट मार्जिन को कम रखता हूं, जिससे मुझे ज्यादा सेल मिल सके, क्योंकि वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है। सो हमें ऑब्वियसली प्राइस को कम रखना पड़ता है। उसी के साथ कुछ कैटेगरीज में मैं प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा रखता हूं, यहां पर ऑब्वियसली मुझे सेल थोड़ी कम अचीव होती है। सो ओवरऑल मेरी जो सेल और प्रॉफिट मार्जिन रेशो है वो अप्रोक्स 10% के अराउंड रहता है। सो मैं 10% के आसपास एवरेज प्रॉफिट मार्जिन अपने प्रोडक्ट्स पर रखता हूं। अगर इससे कम जाता है तो मैं उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देता हूं और मैं नए प्रोडक्ट्स को सोर्स करना, फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता हूं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है वो है, ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? सो गाइस, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है, कितनी सेल आप अचीव करना चाहते हैं। आप 10,000 से लेके 10 लाख तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो नए सेलर 10,000, 20,000 के कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप कुछ स्टेप्स या कुछ प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहला, आप कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें।
डेली प्रोक्योरमेंट करना स्टार्ट करें, एक साथ काफ़ी सारा स्टॉक इन्वेंट्री मेंटेन न रखें इनिशियल लेवल पे। जैसे जैसे आपको सेल और एक्सपीरियंस आना स्टार्ट हो जाएगा सो आप अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं, बट इनिशियल लेवल पे आप डेली प्रोक्योरमेंट पे फोकस करें। इससे आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट लगेगा और आपका पैसा मार्जिन्स के साथ रोटेट होता रहेगा और इससे आपको बड़ा कैपिटल बिल्ड करने में आसानी होगी। मैंने अपना बिजनेस 20,000 के कैपिटल के साथ स्टार्ट किया था, जो मैंने अपनी जॉब से सेव करी थी, और उसी के साथ पैरेलली मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। मीनवाइल मैं धीरे धीरे इसमें फंड्स को ऐड करता गया। ऑब्वियसली ये मेरी सैलरी में से कुछ पार्ट मैं सेव करता था और उसे इसमें इन्वेस्ट करता था। इस बिजनेस का प्रॉफिट भी मैं इसमें री इन्वेस्ट कर देता था। फिर जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता गया मैंने इसमें कैपिटल ऐड ऑन करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ लोन्स लिए। आपको एक डिसेंट सेल आने के बाद Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल ही आपको लोन की फैसिलिटी देते हैं, आप वहां से अवेल कर सकते हैं। आपका बैंक जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो भी आपके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए आपको कुछ लोन्स या कुछ ऑफर्स देता है जिसे आप अवेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन बिजनेस में रिटर्न्स को कैसे मैनेज करें? सो गाइस, ऑनलाइन बिजनेस में दो तरीके के रिटर्न होते हैं। पहला, कुरियर रिटर्न। आपने प्रोडक्ट को शिप किया, कस्टमर ने किसी रीजन से वो प्रोडक्ट नहीं लिया और आपके पास सेम कंडीशन में प्रोडक्ट आ गया, उसे आप ऑब्वियसली रीसेल कर सकते हैं, दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं। सेकेंड होता है कस्टमर रिटर्न, कि प्रोडक्ट आपके पास से कस्टमर के पास गया, कस्टमर ने उसे खोला, यूज किया और आपको फिर से रिटर्न कर दिया, उसे पसंद नहीं आया। सो इसे मैनेज करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अगर प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में है सो आप उसे फिर से रीसेल कर सकते हैं। सेकेंड, अगर प्रोडक्ट थोड़ा डैमेज है तो आप उसे ऑफलाइन मार्केट में रीसेल के लिए दे सकते हैं, किसी शॉपकीपर से या किसी परिचित जो बल्क में डील करते हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। मीनवाइल आप OLX क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। मैं ज़्यादातर OLX एंड क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं कस्टमर रिटर्न्स को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर आप गारंटी वारंटी दे सकते हैं कस्टमर को, उसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट की प्राइस में एक नया प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट नया प्रोडक्ट मिल जाता है। सो कस्टमर भी हैप्पी और आपका रिटर्न भी मैनेज हो गया। सो गाइज, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपना रिटर्न अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन है जो कई बार मुझसे पूछा गया है, वो है सर मल्टीपल अकाउंट्स आप क्यों यूज करते हैं? सो गाइज, मल्टीपल अकाउंट्स के पीछे का जो एक रीजन है, बेसिकली जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं सो Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल टाइम टू टाइम आपके प्रोक्योरमेंट को लेके चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। कहीं आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कोई अनऑथराइज कैटेगरी में तो सेल नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए वो कई बार आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने में वो कई बार 7 डेज टू 15 डेज तक का टाइम लेते हैं। इस बीच क्या होता है, आपके पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री है तो आपका जो पेमेंट होता है उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे वो होल्ड हो जाता है। आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता है, बट कुछ टाइम पीरियड के लिए जब वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है तो कुछ समय के लिए आपका पेमेंट होल्ड हो जाता है। ये पहले ज़्यादा हुआ करता था, अभी थोड़ा कम होता है बिकॉज ये अभी स्टार्टिंग में ही आपसे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। पहले स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाते थे, आज से 2-3 साल पहले, और ये आपको अप्रूवल दे देते थे किसी भी कैटेगरी में सेल करने के लिए। बट अभी ये डॉक्यूमेंट पहले ले लिए जाते हैं तो अभी इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते, बट पहले इस तरह के कुछ केसेस होते थे। सो मेरा कई बार पेमेंट 7 डेज टू 15 डेज के लिए होल्ड पर चला गया था। सो मीनवाइल मैंने क्या करा, मैंने एक पैरेलली एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लिया और सेम आइटम मैं दोनों अकाउंट से सेल करता हूँ। इससे मुझे कुछ बेनिफिट्स होते हैं। पहला कि अगर मेरे किसी पर्टिकुलर अकाउंट पर इन्वेस्टिगेशन या इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रोसेस चले तो मैं मेरी इन्वेंट्री को दूसरे अकाउंट पर शिफ्ट कर सकूं। सेकंड, आपके बाय बॉक्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि आप दोनों अकाउंट से अगर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके बाय बॉक्स के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पहला, दूसरा, आप डिफरेंट प्राइस पर भी सेम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। सो गाइस, इस रीजन से मैं मल्टीपल अकाउंट्स मेंटेन करता हूं।
आज के टाइम पे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आप सिंगल अकाउंट के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आप बैकअप में कुछ अकाउंट रखना चाहें तो ऑब्वियसली आप अपने फैमिली मेंबर के नाम पे या किसी भी फ्रेंड फैमिली के नाम पे आप एक और जीएसटी नंबर लेके अमेजोन पे एक और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, आपके और भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, मैं जल्दी उस पर भी एक और वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।